हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर। लास्ट चैप्टर है ये और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और इजी चैप्टर भी है। फूड सिक्योरिटी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं मेनली देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। पहली बात तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। पीडीएस क्या होता है और गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ है यहाँ के लोगों को किसी भी कंट्री के लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम्स पॉलिसी लेके आती है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फूड सिक्योरिटी से। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी फूड की सारे लोगों के लिए हर समय पे। ये तीनों चीज़ों को हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है और अफोर्डेबिलिटी का क्या मतलब है। फिर फूड सिक्योरिटी जो है वो डिपेंड करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे और गवर्नमेंट विजिलेंस पे। देखो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। सिक्योरिटी मतलब इससे तो तुम परिचित होगे ही सही कि जब खाने की बात आ गई और खाने की सुरक्षा कि लोगों के लिए जो है हमारे पास में फूड सिक्योरिटी अवेलेबल है तो वो किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो पीडीएस पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे डिपेंड करती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे कि गवर्नमेंट कितने काम कर रही है यहाँ के लोगों को खाना प्रोवाइड करवाने के लिए और पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो कितना काम कर रहा है यहाँ के लोगों को खाना प्रोवाइड करवाने के लिए। देखो फूड जो होता है बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, बिल्कुल जैसे कि वाटर बिल्कुल ज़रूरी होता है, हवा जो होती है एयर उसके बिना सांस नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से ये तीनों चीज़ जो है वो हमारे जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसमें फूड भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फूड सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब कि वो फूड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए किसी कंट्री में। अवेलेबल होने का मतलब है कि उस कंट्री में फूड का प्रोडक्शन होना चाहिए और अगर पर्टिकुलर उस कंट्री में प्रोडक्शन नहीं होता है तो बाहर से इंपोर्ट होना चाहिए, कम से कम इतना तो हो सकता है। तो मतलब अवेलेबल हो, फूड अवेलेबल हो, या तो उस कंट्री में प्रोडक्शन हो फूड का अच्छी मात्रा में और या फिर उसे इम्पोर्ट किया जाए दूसरी कंट्रीज से, तो ये अवेलेबिलिटी होती है कि मेरे पास में फूड क्या है, अवेलेबल है। दूसरा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है कि फूड तो अवेलेबल है कि मेरे पास में जो है फूड रखा हुआ है, बट क्या वो एक्सेसिबल है मेरे पास में। मान लो कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है और मान लो एक ही जगह पे सिर्फ जो है फूड अवेलेबल है, दूसरी जगह पे इंसान अगर यहाँ पे रह रहा है तो वो उसके पास में एक्सेसिबल नहीं है फूड, वो उसको कैसे लेगा, ठीक है, वो एक्सेसिबल नहीं है ना उसके लिए। तो इस वजह से फूड एक्सेसिबल होना चाहिए, उसकी रीच में होना चाहिए कि वो जहाँ पे भी रहता है वो फूड क्या हो, वो ख़रीद पाए, उसके लिए क्या हो, एक्सेसिबल हो, फूड क्या हो, एक्सेसिबल हो। फिर अफोर्डेबल हो कि वो फूड तक पहुंच तो गया है अब, ठीक है, उसके पास में फूड आ तो गया है। फूड मतलब उसके आसपास कहीं पे मार्केट हो, कहीं पे, ठीक है, ये सारी चीज़ हो। अफोर्डेबल का मतलब होता है कि वो चीज़, वो जो फूड है वो मैं ख़रीद पाऊँ, वो मेरी रेंज में हो, अफोर्डेबल हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं अफोर्डेबिलिटी। अब ये जब तीनों चीज़ें आ जाती हैं, अवेलेबिलिटी भी हो जाती हैं, एक्सेसिबिलिटी भी हो जाती है और अफोर्डेबिलिटी भी हो जाती है, ये 3 ए जो हैं जब मिल जाते हैं तो मतलब फूड सिक्योरिटी आ जाती है उस कंट्री में, ठीक है, कि वहाँ के लोगों को कभी भी भूख की वजह से नहीं मरना पड़ेगा। उनकी डेथ जो है वो इस वजह से नहीं होगी क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल पाया, उनको जो है फूड नहीं मिल पाया, अवेलेबल नहीं हो पाया, एक्सेसिबल नहीं हो पाया या अफोर्डेबल नहीं था, इस वजह से वो उसे ख़रीद नहीं पाए तो उनकी डेथ हो गई। तो ये कारण बिल्कुल नहीं होगा अगर ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होंगी किसी भी कंट्री में, मतलब फूड सिक्योरिटी होंगी। बस इसका पूरा सार यही था। अब फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत बिल्कुल है यार, क्यों नहीं है ज़रूरत। देखो पूरेस्ट सेक्शन जो होता है सोसाइटी का वो हम कह सकते हैं कि फूड इनसिक्योर होगा, लेकिन अगर रिच लोगों की बात करें ना तो वो भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। उनको क्या फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है? देखो पुअर लोगों का तो हम मान सकते हैं कि अगर अफोर्डेबल नहीं हो पाया, उनके इनकम वेजेस कम है, वेजेस कम है, तो शायद वो उसे ना खरीद पाए, उनके पास में वो फूड अफोर्डेबल ना हो, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम पुअर लोगों में हो। लेकिन रिच लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकती है प्रॉब्लम अगर फूड प्रोड्यूस ही नहीं हुआ हो, अवेलेबल ही ना हो, फिर वो क्या खरीदेगा। रिच लोगों के पास में पैसा तो है लेकिन अगर फूड अवेलेबल ही नहीं है तो फिर वो क्या खरीद पाएंगे, ठीक है, क्या खा पाएंगे। तो यही चीज़ कि जब नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, जब कैलेमिटी आती है, जब जैसे फ्लड आता है, ड्रॉट आता है, सुनामी, अर्थक्वेक, जब ये सारी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है तो हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है ना वो बहुत ही कम हो जाता है,
ठीक है। फूड ग्रेन्स डिक्रीज़ हो जाती है इन सारी सिचुएशन में। मान लो कि ड्रॉट आया, ठीक है, पानी ही नहीं पड़ा, वर्षा ऊपर से, ठीक है, रेनफॉल ही नहीं हुई, तो फिर क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होगा? क्रॉप प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर फूड अवेलेबल कैसे होगा? और जब ये अवेलेबिलिटी तो एक फैक्टर है ना इन 3 में से, तो अगर अवेलेबल नहीं है तो मान लो कि फूड सिक्योरिटी हो ही नहीं पाएगी। मान लो चलो ड्रॉट नहीं आया तो फ्लड आ गया, क्रॉप प्रोड्यूस तो हुई थी लेकिन अब क्या हो गई है, वो बर्बाद हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, फ्लड आ चुका है। इस वजह से भी क्या हो सकती है, वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो ये मैटर नहीं करता कि वो रिच पर्सन है वो पुअर पर्सन है, इन दोनों लोगों को क्या हो सकती है, फूड इनसिक्योरिटी से गुजरना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। फेमाइन। फेमाइन क्या होती है? देखो, जब बहुत ही बड़े एरियाज़ पे, बहुत बड़े एरिया पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो, ठीक है, बहुत बड़े एरिया पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो और सिर्फ इस वजह से हो कि उनके पास में फूड अवेलेबल नहीं था, ठीक है, खाना नहीं मिल पाया उन्हें, इस वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है, उसे फेमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? फेमाइन कहते हैं कि भूख मरी, ठीक है। फेमाइन बड़े एरिया पे बहुत सारे लोगों की, ठीक है, डेथ हो जाना बिकॉज ऑफ फूड अवेलेबल नहीं हो पाना, इस वजह से। और ये फेमाइन आई है बंगाल में एक बार 1943 में, जिसमें 30 लाख लोगों की जो है डेथ हो चुकी थी। इस फेमाइन की वजह से उनकी डेथ हो गई थी बंगाल में, ठीक है, 1943 में। उसके बाद से अभी तक हमारे इंडिया में ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई नहीं है और होगी भी नहीं, हमें आशा है। तो फेमाइन जो है वो क्यों आती है? बिकॉज ऑफ कुछ ऐसी सिचुएशन, प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन हुआ लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहाँ पे फ्लड आ गया, या फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ जो है, डिज़ास्टर्स वहाँ पे आए, तो फिर वो फसल जो है वो बर्बाद हो गई, प्रोडक्शन बर्बाद हो गया, इस वजह से भी फेमाइन आ सकती है। देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, कैजुअल लेबरर्स जो होते हैं, वो ज़्यादातर जिनके पास में प्राइस बढ़ते जाते हैं चीज़ों के, तो वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाता है चीज़ें, वो ख़रीद नहीं पाते उसे, इस वजह से भी उनकी डेथ देखने को मिलती है। बट जैसा कि मैंने कहा कि वो मैटर नहीं करता पुअर हो या रिच हो, दोनों को फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, दोनों की डेथ जो है वो हो सकती है फूड इनसिक्योरिटी की वजह से। बट ज़्यादा जो प्रोन लोग होते हैं वो पुअर लोग होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में पूरा जो है डेटा है कि 1938 से लेके 43 तक का, ठीक है, जहाँ पे कितना प्रोडक्शन होता था और फिर हम कितना इंपोर्ट करते थे, कितना एक्सपोर्ट करते थे और कितना हमारे पास में अवेलेबल रहता था, ठीक है। फूड, राइस की बात हो रही है बंगाल की, ठीक है। बंगाल में कब फेमाइन आई थी? 1946 में। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है नेचुरल कैलेमिटीज़ और पेंडेमिक्स, जो महामारी होती है, जैसे कि अभी कोविड-19 आया था, तो इन वजहों से भी क्या होता है, फूड इनसिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है हमें। कुछ पेंडेमिक्स आती है, महामारी आती है या नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, ठीक है, जैसे फ्लड है, डिज़ास्टर, आपका अर्थक्वेक है, सुनामी है, कुछ भी। तो इन सब वजहों से भी क्या आती है, फूड इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। कौन फूड इनसिक्योर है? दोनों ही, पुअर हो या रिच हो, दोनों ही फूड इनसिक्योर हैं। बट उनमें ज़्यादा किसकी संभावना ज़्यादा है फूड इनसिक्योर होने की? जो लैंडलेस लोग हैं, मेनली जो पुअर लोग हैं। बस फालतू डिस्कशन में नहीं जाना है, ठीक है। फूड इनसिक्योर कौन है? दोनों ही लोग हैं, पुअर भी हैं, रिच भी हैं, लेकिन पुअर लोगों की संभावना ज़्यादा है, बस सिंपल सी बात इतनी है। बाकी ये स्टोरीज़ तो मैं आपके साथ में डिस्कस करने नहीं वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं। काम की बात है वो करते हैं। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है SC ST जो है, OBCs जो है, लोअर कास्ट के लोग होते हैं, या जिनके पास में लैंड नहीं होता है, लो प्रोडक्टिविटी, वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी होती है, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं फूड इनसिक्योरिटी के, ठीक है। माल न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है ज़्यादा विमेंस में, बच्चों में, जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है। तो एनीमिया, खून की कमी होना, क्यों होना? क्योंकि सही से खाना नहीं मिल पाना, ठीक है। तो ये मेल न्यूट्रिशन उसे ही कहते हैं कि सही से उनको खाना अवेलेबल नहीं हो पाना, ठीक है, सही से न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाना उनके पास में। तो ये ज़्यादातर हमें विमेंस और चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। इस कारण से भी बच्चों और जो है इन वुमेंस की डेथ होती है, ये भी हमें देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं।
NFS के अकॉर्डिंग NHSF क्या है कि नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कितनी वुमेन और चिल्ड्रन अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ जो है वुमेन्स और चिल्ड्रंस जो हैं वो इस मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं। मेल न्यूट्रिशन मतलब सिर्फ है खून की कमी होना, न्यूट्रिशन की कमी, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है और प्रॉपर हेल्दी फूड अवेलेबल नहीं है इस वजह से सिर्फ, ठीक है। सच एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स विथ हाई इंसिडेंस ऑफ पावर्टी, देखो जो स्टेट्स हमारी कंट्री के कुछ इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टेट्स भी हैं इकोनॉमिकली, ठीक है, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी मजबूत नहीं है तो वहाँ पे भी ज़्यादा इंसिडेंस हो जाते हैं गरीबी के, पावर्टी के और फूड इनसिक्योरिटी के भी। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वो किसी भी कारण से हो सकता है, वो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमेशा नेचुरल डिज़ास्टर आता रहता है, ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो पाता है सही से, जैसे राजस्थान वाला एरिया है, बारिश नहीं होने की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाना, या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बाढ़ आ जाती है बार बार तो फिर प्रोडक्शन बर्बाद हो जाना। तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से उस एरिया में पर्टिकुलर क्या होता रहता है, फूड इनसिक्योरिटी होती रहती है, पावर्टी भी होती रहती है। अब यहाँ पर दिया गया है कि इनफैक्ट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल हमारी कंट्री में रहते हैं। देखो प्रोडक्शन भी इन्हीं स्टेट्स में होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी फूड इनसिक्योर लोग भी यहीं पर, जैसे कि यूपी है, बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, ये जो स्टेट्स बताए गए हैं यहाँ पे इस NCERT के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल भी इन्हीं स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। क्रोनिक हंगर क्या होता है, देखो क्रोनिक हंगर जो है वो सिंपल सा मतलब इसका ये है कि डाइट की वजह से परसिस्टेंटली कोई डाइट कर रहा है, ठीक है, डाइट क्यों कर रहा है, पतला होने के लिए नहीं, उसके पास में जो है फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, उसके जो वेज है, जो सैलरी है वो इतनी नहीं है कि वो अफोर्ड जो है फूड अफोर्ड कर पाए, ठीक है, पर्टिकुलरली सही से नहीं खा पाना, ठीक है, वो खा तो रहा है, ठीक है, वो कंज्यूम तो कर रहा है फूड, लेकिन जितना बॉडी को नीड है उतना नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इसे क्रोनिक हंगर कहते हैं, ठीक है। क्रोनिक हंगर की फूड अवेलेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, लेकिन उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सैलरी की कमी है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। देखो पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रोनिक हंगर, जो गरीब लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा क्रोनिक हंगर से गुजरना पड़ता है क्योंकि उनकी इनकम वेरी लो होती है और वो फूड को ख़रीद नहीं पाते, इन एबिलिटी टू बाय फूड, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। कुछ सीजनल हंगर क्या होता है, सीजनल हंगर का मतलब कि कुछ एक समय आया, एक समय मतलब कि ये ज़्यादा सीजनल हंगर आपको विलेजेस में देखने को मिलेगा क्योंकि जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं उनको पर्टिकुलर सीज़न में काम मिलता है। जैसे कि अगर मान लो कोई सीज़न चल रहा है रेनी सीज़न तो वहाँ पे उनके पास में काम है, कोई हार्वेस्टिंग का सीज़न है तो काम है, और ये सीज़न भी कम से कम 1-2-3 महीने के लिए होते हैं, फिर उनके पास में खाली समय रहेगा। तो यहाँ पे इनके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो फिर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो इनएबिलिटी टू बाय फूड, ठीक है, एबल नहीं है, फूड खरीद नहीं पाएंगे। तो इस वजह से इसे सीजनल हंगर कहते हैं कि एक सीज़न के बाद में जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो फिर इनको फूड इनसिक्योरिटी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर से डेटा दिया गया है 2004 का कि जिसमें बताया गया रूरल और अर्बन लोगों का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, क्रोनिक कितना है, ठीक है। और क्या है, इंडिया इज़ एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी। देखो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि इंडिया का इंडिपेंडेंट होते ही सबसे बड़ा चैलेंज पावर्टी को ख़त्म करने का था, और यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जब से हम इंडिपेंडेंस हुए हैं तब से हमारा एम दूसरा एक और भी है कि फूड ग्रेन को अवेलेबल कर पाना सभी लोगों के लिए, ताकि किसी की भी डेथ ना हो इसी वजह से कि उसको फूड नहीं मिल पाया, ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी की वजह से किसी की डेथ ना हो। ये गवर्नमेंट का बोल सकते हैं, इंडिया का एम रहा है कि सभी को सेल्फ सफिशिएंसी प्रोवाइड करवाना फूड ग्रेन की। इसी वजह से हम ग्रीन रिवोल्यूशन भी लेके आए। इसमें क्या है कि मैं पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ, सेकेंड या फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब गवर्नमेंट कुछ HIV सीड्स लेके आई,
ठीक है। HYV सीड्स, ये सीड्स हाई प्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। जब इन सीड्स को ग्रो किया जाता है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके साथ में हमें बहुत सारा वाटर भी यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, तब हमारी प्रोडक्शन ग्रो करती है। प्रोडक्शन अच्छी रहेगी तो फूड अवेलेबल हो पाएगा, अगर ज़्यादा फूड अवेलेबल होगा तो उसका प्राइस कम होगा, ठीक है, सबके पास में वो एक्सेसिबल होगा। तो मेन पॉइंट तो ये है ना कि अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाए तो वो अवेलेबल भी हो जाएगा और अफोर्डेबल भी हो जाएगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। फिर व्हीट रिवॉल्यूशन आया जुलाई 1968 में, ठीक है। इसमें और यहाँ पे बताया जा रहा है व्हीट वॉज लेटर रिप्लिकेटेड इन राइस, ठीक है, मतलब लोग जो है व्हीट के बाद में राइस भी ग्रो करना स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे। हाई रेट ऑफ ग्रोथ यूपी में, एमपी में देखने को मिलती है, 44.01, ठीक है, मिलियन टन। कहाँ पे? यूपी में और 30.21 मिलियन टन्स जो है एमपी पे, ये प्रोडक्शन है 2015-16 का। बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिला हमें 14-15 में। कहाँ पे? यूपी और एमपी में। किस चीज़ का? व्हीट का, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि इतना मिलियन टन हमारे पास में टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ था 2015 और 16 में। फिर ये डेटा जो है 15-16 का, अभी करंट का याद रखो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस करंट से बनते हैं फ्रॉम नॉट द पास्ट। अगर कंपैरिजन करने को मिलेगा कि हाँ अभी तक हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं है, कम हुआ है क्या, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि 2011 का या 2010 का जो है क्या प्रोडक्शन था, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से फेमाइन तो ख़त्म हो गई हमारी, कि फेमाइन होने के कारण क्या होते हैं कि फूड का प्रोडक्शन नहीं हो पाना, प्रोडक्शन हुआ तो फिर कैलेमिटी की वजह से वो बर्बाद हो गया। बट हम ज़्यादा फूड उगाएंगे तो फिर बर्बाद कुछ हो भी जाएगा तो कुछ तो बचेगा हमारे पास में। तो यही ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से फेमाइन तो हमने अवॉइड कर दी है जब से ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है। इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है। पिछले 30 सालों में जो है हमने सेल्फ सफिशिएंसी एक हद तक जो है वो जो है पा ली है, ठीक है, कि इंडिया अच्छा खासा प्रोड्यूस भी कर रहा है और जो बचता है वो हम बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं फूड ग्रेन्स। ये पूरा डेटा है 1960 से लेके तो 2020 का, कि हमारा प्रोडक्शन जो है ओवरऑल बड़ा ही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है 60 और 60s में आई थी, 1960s में। फिर उसके बाद में तो जो है स्टेगनेशन चल रहा है, लेकिन ठीक है। बफर स्टॉक क्या होता है? देखो गवर्नमेंट जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ग्रेन्स हैं, कुछ फूड जो है वो अपने पास में स्टोर करके रखती है। जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनसे गवर्नमेंट क्या करती है? ये खरीदती है क्रॉप्स, ठीक है, खरीदती हैं। वीट है, राइस है, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को ख़रीदा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा बड़े लेवल पे, ठीक है, फार्मर्स से। और वो उन्हें अपने साथ अपने पास में जो है स्टोर करके रख लेती है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि जो हमारी कंट्री में अगर फेमाइन जैसी सिचुएशन बनी तो हम इस स्टॉक को जो है रिलीज़ करेंगे, लोगों तक पहुँचाएँगे, ठीक है। तो इसे बफर स्टॉक कहते हैं। और ये FCI जो है, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो किसानों से वीट और राइस को खरीदती है और उन्हें फिर स्टोर किया जाता है गोडाउन्स में, ठीक है। तो इसे बफर स्टॉक कहते हैं। और FCI क्या है? वो परचेस करती है वीट और राइस को और प्री अनाउंस्ड प्राइस पे। जैसे कि पर्टिकुलर मान लो 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 में गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम पर्टिकुलर इस एरिया से, हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग होता है, कौन कितना MSP रखना चाहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो कि 2024 में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हम इस पर्टिकुलर साल में यहाँ के किसानों से इस प्राइस पे जो है वो क्रॉप्स को ख़रीदेंगे, ठीक है। वो वीट हो सकता है, राइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे कि मान लो मैंने 2000 जो है क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है वीट के लिए, ठीक है, कि वीट के लिए 2000 रुपीज़ जो है उसके ऊपर मैं वीट खरीदूँगी किसी भी स्टेट से। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, मान लो MP की गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है कि मैं इस पर्टिकुलर साल में यहाँ के MP के लोगों से 2000 रुपये में क्या खरीदूँगी, वीट खरीदूँगी, ठीक है, एक क्विंटल, ठीक है, कितने, 2000 रुपीज़ में। और अगर आपका वीट जो है क्रॉप फेलियर हो जाता है
तो भी उसी लेवल पे कि आपका वीट की क्वालिटी अच्छी है नहीं है, क्वालिटी मैटर नहीं करती है यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट आपको आपसे किसी भी हालत में जो है वो क्रॉप खरीदेगी 2000 रुपीज़ में, भले ही आपका जो है वीट में कोई भी क्वालिटी डिफेक्ट हुआ हो, कैलेमिटी की वजह से फ्लड आ गया है या बारिश नहीं हुई है तो कम प्रोडक्शन, गवर्नमेंट का एश्योरेंस है आपके साथ में कि वो इतने पे ही आपसे ख़रीदेगी। इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। ये अच्छा भी है बहुत और बुरा भी है एक तरीके से, क्योंकि ये अश्योरेंस दे देता है कि भले ही आपसे कोई ख़रीदे या न ख़रीदे कोई भी अनाज, ठीक है, कोई फार्मर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो वीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसे अश्योर कर देती है कि कम से कम गवर्नमेंट तो आपसे वो ख़रीदेगी ही, ठीक है, और इस लेवल इन रुपीज़ में तो वो ख़रीद ही लेगी, भले ही आपका जो है क्वालिटी कैसी भी हो। तो इस वजह से किसानों को एक अश्योरेंस रहता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स, अब गवर्नमेंट एमएसपी से इन किसानों से, फार्मर्स से ये फूड ग्रेन जो है वो ख़रीद लेती है। करती क्या है इसका, हमने बताया कि जैसे बफर स्टॉक बनाया जाता है जिसमें ये स्टोर किए जाते हैं जितनी भी ये गवर्नमेंट क्रॉप्स खरीदती हैं वो। अब इन सारे जो क्रॉप्स हैं जैसे वीट है, राइस है, जब इनको ख़रीदा गया गवर्नमेंट के द्वारा तो वो पुअर सेक्शन जो सोसाइटी का है, जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उन लोगों को प्रोवाइड करवाती है बहुत ही लो प्राइस पे, कि मार्केट का प्राइस अगर 100 रुपये है तो गवर्नमेंट उसे 20 रुपये में क्या दे देगी, पुअर लोगों को दे देगी, ठीक है। तो उसे इशू प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, इशू प्राइस की गवर्नमेंट ने मार्केट प्राइस से बहुत ही कम प्राइस, ठीक है, प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस, उस प्राइस पे गरीब लोगों को वो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो उसे इशू प्राइस कहते हैं। ये जो इशू प्राइस, इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देती है लोगों को प्रोवाइड करवा के। अब एफसीआई जो है वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों को जिन्हें भी ज़रूरत होती है, जो गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, वहाँ तक ये पहुँचाया जाता है जो भी ग्रेन्स हैं, ठीक है, वीट है, राइस है, व्हाटएवर। इसे पीडीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही तुम्हें समझ में आता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है फूड ग्रेन्स को लोगों के लिए। किसके लिए, पब्लिक कौन है, ज़्यादातर पुअर लोग, ठीक है, उनके साथ में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फूड ग्रेन्स का लो प्राइस लेवल पे, ठीक है। और इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारी शॉप्स खुलवाती है, गवर्नमेंट शॉप्स, ये इनको गवर्नमेंट शॉप्स कहा जाता है। गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगह, अलग अलग सिटीज़, अर्बन, रूरल एरियाज़ में क्या होती है, राशन शॉप्स जो हैं वो खुलवाती हैं। और इन राशन शॉप्स को ही फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेयर प्राइस शॉप, ठीक है, राशन शॉप को ही फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है। यहाँ से आप फूड ग्रेन्स को परचेस कर सकते हो बहुत ही लो प्राइस लेवल पे, जो मार्केट का प्राइस है उससे बहुत ही कम प्राइस पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। आपके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसे अफोर्डेबल करवा दिया है। 3 तरीके से राशन शॉप्स में लोग खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। 3 तरीके के कार्ड होते हैं, ठीक है। अंत्योदय कार्ड होते हैं जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए होता है। बीपीएल कार्ड होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनके लिए होता है। एपीएल कार्ड भी होता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के कार्ड होते हैं। इन कार्ड को आप बनवा के फिर आप गवर्नमेंट राशन शॉप से परचेस कर सकते हो फूड ग्रेन्स। और क्या है, ये राशनिंग का सिस्टम जो है ना आया ही तभी था जब बंगाल की फेमाई से हम इंट्रोड्यूस हुए थे, कि जब गवर्नमेंट को पता लग गया कि अब अगर ऐसी सिचुएशन आई इन फ्यूचर तो फिर हम उससे कैसे डील करेंगे। तो बफर स्टॉक का मामला कि हम फूड ग्रेन स्टोर कर लेते हैं, फिर लोगों को राशनिंग सिस्टम से राशन शॉप ओपन करके उनके साथ में फूड को एक्सेसिबल बना दें, अफोर्डेबल बना दें, तो फिर शायद ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। और क्या बताया जा रहा है कि जो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी है इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो मान ली लोगों को जो है अनाज बांटा जाएगा ऑब्वियसली, तो इसमें कुछ दूसरी पॉलिसीज़ भी हैं। देखो जैसे गवर्नमेंट बदलती है तो उनकी पॉलिसी भी तो बदलती है। मान लो आज कोई गवर्नमेंट काम कर रही है तो वो कुछ पॉलिसी लेके आई है, ठीक है, 5 साल बाद में गवर्नमेंट बदलेगी तो फिर वो दूसरी पॉलिसी लेके आएगी, फिर कोई और गवर्नमेंट बनेगी, फिर कुछ और पॉलिसी लेके आएगी। बट इनका मेन मोटिव तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे ही रहेगा ना, कि हम लोगों के लिए फूड एक्सेसिबल। अब उस नाम बदल सकता है, उस पॉलिसी का कुछ भी नाम बदल दे शायद, बट मोटिव तो एक ही रहेगा ना। इसी तरीके से अलग अलग पॉलिसीज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती रही, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, ICDS,
ये 1975 में आई थी। फूड फॉर वर्क, ठीक है, ये जो है 1977 से 78 के बीच में आई थी। फिर पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ये अलग अलग प्रोग्राम पॉलिसीज़ अलग अलग गवर्नमेंट लेके आई ताकि लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी अवेलेबल की जाए, ठीक है। मिड डे मील स्कीम्स हैं आपके पास में अवेलेबल, तो अलग अलग पॉलिसीज़, एम्प्लॉयमेंट देना, फूड प्रोवाइड करवाना कम लेवल पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर हमारे पास में है रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स हैं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, मिड डे मील है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। और क्या है आगे, रिवैम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आपके पास में, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। फिर आपके पास में अंत्योदय अन्न योजना है, अन्नपूर्णा स्कीम है, ठीक है। ये 2000 की स्कीम है, ये अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम। फिर ये पूरा हमारा चार्ट, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी स्कीम कौन से साल में आई और उसमें कितने लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, किस लेवल पे इन्होंने जाके काम किया है, ठीक है, कितना कितना ग्रेन्स लोगों को प्रोवाइड करवाया है, वो सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। और कितने प्राइस पे अलग अलग योजना, जैसे PDS, RPDS, TPDS, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा स्कीम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है ना, तो इसे देख लेना आप एक बार। फिर ये सारी स्कीम किसके लिए है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए। इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है ये सारी स्कीम्स। FCI गोडाउन्स जो हैं, देखो मान लो गवर्नमेंट परचेस कर रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बट क्या होता है ना कि इतना अच्छा हमारे पास में वो स्टोरिंग सिस्टम है नहीं हमारी कंट्री में, ठीक है, गोदाउंस की कमी है पहली बात। तो गवर्नमेंट खरीद तो लेती है, परचेस तो कर लेती है किसानों से, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए फैसिलिटी है नहीं हमारे पास में। तो इस वजह से वो क्या होता है, या तो सड़ जाता है अनाज आधा तो यूं ही, और या तो उसे चूहे खा जाते हैं, ठीक है। तो मेनली ये प्रॉब्लम है हमारे साथ में, कंट्री के साथ में, ठीक है। और क्या बताया जा रहा है, अंत्योदय अन्न योजना का क्या है। अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च हुई थी 2000 में, ठीक है। जो BPL फैमिलीज़ है उनके बीच में ये योजना लॉन्च हुई थी। इस योजना का मकसद क्या है वो देख लेते हैं कि इस योजना के अकॉर्डिंग वीट दिया जाता है पर केजी, वीट 2 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। राइस दिया जाता है 3 रुपीज़ पर केजी। और फिर ये जो है बढ़ाया भी गया क्वांटिटी, 25 किलो से लेके 35 किलो तक ये क्वांटिटी किया गया 2002 में। 2003 में 50 लाख फैमिलीज़ जो है इसका लाभ उठा रही थी इस योजना का, अंत्योदय अन्न योजना का। 2003 से 4 में क्या होता है कि डायरेक्ट 2 करोड़ फैमिलीज़ जो हैं इसके अंत्योदय अन्न योजना जो है उनके लिए एक्सेसिबल हो जाती है। मतलब 2002 में सिर्फ कितने लोग थे, 50 लाख, और अब 2 करोड़ डायरेक्ट 2004, 3 और 4 में। तो इतना जो है इफ़ेक्टिव रही है अंत्योदय अन्न योजना। फिर हमारे पास में दिया गया है कि एक्चुअल स्टॉक और बफर नॉर्म्स, मतलब कि हमारे पास में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, उसमें से बफर कितना है। बफर मतलब गवर्नमेंट के पास में स्टोर कितना है, ठीक है। हर मतलब कि पूरा जनवरी से अक्टूबर तक का दिया गया है। सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी है ना गवर्नमेंट देती है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। वो भले ही आप कोई कंपनी सेटअप करो, ठीक है, कंपनी सेटअप करके कुछ भी प्रोड्यूस करो, लैपटॉप प्रोड्यूस करो, मशीन प्रोड्यूस करो, वॉटेवर, ठीक है। और इसी तरीके से फार्मर को भी सब्सिडी दी जाती है प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, क्रॉप्स ऑब्वियसली, ताकि वो कम से कम लेवल पे कंज्यूमर के लिए भी अवेलेबल हो पाए और उन फार्मर्स को भी, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो होंगे उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ताकि उन्हें भी कोई तकलीफ़ ना हो कि उनके प्राइस सही नहीं दिए जा रहे हैं, या कंज्यूमर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो कि हमारे प्राइस बढ़ा दिए जा रहे हैं तो हम खरीदेंगे कैसे। तो इस वजह से सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। 2014 में जो वीट का स्टॉक था, वीट और राइस का, हमारे पास में 65.3 मिलियन था, 2014 का है। अभी का याद रखो तो सही रहेगा, ठीक है, उसे सर्च करना आप। हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इज़ वेरी अनडिज़ायरेबल एंड कैन बी वेस्टफुल।
एक चीज़ हर लोगों का अलग अलग जो होता है वो मत होता है। देखो कोई चीज़ अच्छी है तो बुरी भी होती है, ठीक है, उसके कुछ दो चीज़ें होती हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरीके से कोई भी चीज़ हो तो उसके दो कारण होते हैं, उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी है कुछ बुराइयाँ भी हैं। पीडीएस जो है या बफर स्टॉक है हमारे पास में, जिसमें गवर्नमेंट स्टोर करके रखती है अपने साथ में बहुत सारा जो फूड ग्रेन्स है, तो वो अगर सही से उनका ध्यान नहीं रखा पाएगा रख पाएगी गवर्नमेंट, तो वो बर्बाद ही तो होगा ना, वो अन्न बर्बाद ही तो होगा, या तो वो सड़ जाएगा, ठीक है, या उसे चूहे खा जाएंगे। वो एक तरीके से क्या हो रहा है, उसकी सिचुएशन जो है वो ख़राब हो रही है। तो कुछ लोग यह भी मानते हैं कि ये जो सिस्टम है ये बफर स्टॉक का, इस वजह से ये वेस्टफुल है, एक तरीके से क्या है, अनडिज़ायरेबल है, वेस्टफुल है। बट कई तरीके से देखा जाए तो ये सही भी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है फेमाइन की, तो फिर हमारे पास में कुछ दूसरा अल्टरनेटिव तो रहता है। पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं फूड ग्रेन से। फिर एक और चीज़ है यहाँ पे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है। ये दो तरीके के जो हैं, कोई स्टेट्स, इनमें से कुछ स्टेट्स वीट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ स्टेट जो है वो राइस प्रोड्यूस करते हैं, और इन सब के लिए गवर्नमेंट इनको देती है एमएसपी, मतलब पर्टिकुलर अश्योरेंस प्राइस रेट पे, कितने पे तो हम खरीद ही लेंगे आपसे। तो इस वजह से फार्मर्स भी ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा ग्रो करने के लिए वो ज़्यादा पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है, वाटर है, इनका यूज़ करते हैं। तो इस वजह से सॉइल की क्वालिटी भी ख़त्म होती है, वाटर लेवल भी कम जाता है, मतलब कि वाटर लेवल भी डिप्लीट होता है, सॉइल का डिग्रेडेशन भी होता है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी होता है। तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। एमएसपी की बात कर लें, एमएसपी जो होता है ना, जैसे गवर्नमेंट कुछ आपको पैसा दे रही है कुछ ग्रो करने के लिए, ठीक है, एमएसपी जिसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि आप कुछ भी ग्रो करें हम आपसे कम से कम इतने पैसे में तो उसे खरीद ही लेंगे। तो अब फार्मर के पास में एश्योरेंस है तो वो अच्छा खासा प्रोड्यूस करेगा, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा खरीदना पड़ेगा किसानों से, ज़्यादा खरीदेगी तो फिर वो जाएगा कहाँ, गोदाउन तो है नहीं हमारे पास में, ठीक है, फैसिलिटी तो है नहीं स्टोर करने की, तो स्टोरेज बनवाने के लिए भी उसमें कॉस्ट लगेगा। तो हर चीज़ में क्या हो रहा है, कॉस्ट जो है हर चीज़ में बढ़ रही है। जैसे एमएसपी बढ़ रहा है तो ठीक है, एमएसपी बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट जो है उसको स्टोर करने की फैसिलिटीज़ भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो हर चीज़, हर फैक्टर जो है वो उसमें क्या हो रही है, बढ़त हो रही है। आगे क्या है, डाइवर्टिंग द ग्रेन, जैसे कि पीडीएस डीलर जो होते हैं, कभी कभी जैसे आपने देखा होगा कि राशन शॉप में क्या हो गया, घोटाला हो गया है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो राशन शॉप्स होती हैं ज़्यादातर इसके भी कुछ फ्लॉज हैं। क्या फ्लॉज है कि जो पुअर क्वालिटी की ग्रेन्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, या इरेगुलर ओपनिंग होती है कि जब बेचारे पर्सन को चाहिए फूड ग्रेन वहाँ से परचेस करना चाहता है तो वो खुली हुई नहीं है, तो फिर वो मार्केट से ही ले लेता है, ठीक है, ये भी एक सिचुएशन है। दूसरा कि वहाँ पे घोटाले भी हो जाते हैं, बट यहाँ पे मेंशन किया नहीं गया है। चलो, अर्लियर पहले क्या हुआ करता था कि सभी जो जितने भी पुअर लोग हुआ करते थे, नॉन पुअर लोग हुआ करते थे, उनके पास में राशन कार्ड हुआ करता था, हर किसी के पास में, वो पुअर हो नहीं हो, ठीक है, बट और एक फिक्स्ड कोटा रहता था कि आप इतना आइटम्स यहाँ से ले सकते हैं, वीट, राइस, शुगर, और वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। बट धीरे धीरे जो है ये इस चीज़ में कमी आई है, कम लोग ही इसे जो है अब यूज़ करते हैं इस चीज़ को, राशन शॉप्स का। आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि रोल ऑफ कोऑपरेटिव फूड सिक्योरिटी में इन कोऑपरेटिव्स का क्या काम होता है। जैसे कि अगर इंडिया के सबसे ज़्यादा साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट की बात करें, ये हमारा इंडिया है, और इस इंडिया के सबसे साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बहुत योगदान रहा है। जैसे अभी तक तो हम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लेके आ रही है, प्रोग्राम्स लेके आ रही है और वो लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है, बट कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी रहती है, कुछ कंपनीज़ भी रहती हैं जो इस तरह के काम करती है। जैसे कि अमूल का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है महाराष्ट्र की, जो महाराष्ट्र में है आपकी एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ठीक है, कुछ दूसरे एनजीओज़ होते हैं जो इसी चीज़ को लेके काम करते हैं, फूड सिक्योरिटी को लेके, कि हम लोगों तक अफोर्डेबल चीज़ पहुंचा पाए, कोई भी चीज़ है उसे अफोर्डेबल बना के हम लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादातर लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। यही चैप्टर का सार था। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।